जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो सुपर फास्ट में, यानी अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे तेज वीडियो, जिसमें अपन ट्रेंड कराएंगे एक से एक लाजवाब क्वेश्चन। मनोविज्ञान और एनवायरनमेंट को साथ में लिया है, 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखना होगा कि स्कोर क्या है। कट ऑफ दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, मनोविज्ञान अगर आप कर रहे हैं तो आधे से ज़्यादा करना है, यानी 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं सही। अब आपके ऊपर रहेगा डिपेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए मिनिमम 5 से 6 सेकंड ही मिलेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे। यानी आपका मतलब है कि आप किसी स्कूल में एक शिक्षक या शिक्षिका के पद पर नियुक्त हैं और आप अगर बच्चों से लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, या मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे। जी नहीं, ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। देखिएगा, ऐसे शब्द बार बार, जो भी चीज़ें होती हैं, हम कहते नहीं कठिन शब्द, कठिन शब्दों को हम बार बार पुनरावृत्ति कराएंगे, रिपीटेशन में लाएंगे। और अगर ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो उनको तोड़ के, भाई चीज़ें बिल्कुल तोड़ के करके हम सिंपल कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये टीचर में गुण होता है। आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किसकी देन है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्त किसकी देन है, जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ चला जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। शिक्षा नीति दोस्तों हमारे समय के बदलते फलस्वरूप बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ आई हैं। हमने देखा कि अभी हाल ही में एक शिक्षा नीति जारी करी गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजमेंट किए गए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे। आपके IQ बेस्ड क्वेश्चंस पर यह क्वेश्चन लिया है। यानी अगर आप पढ़ा रहे हो क्लास में और उसी दौरान बच्चा, एक ऐसा बच्चा है, उद्दंड बच्चा है, जो आपको पढ़ाने ही नहीं दे रहा, यानी पढ़ाई में विघ्न। ऑप्शंस क्या है, उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कह देंगे, या धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने आपसे, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, धैर्यपूर्ण जो है उसकी बात सुनेंगे, तो आप तो बौखला जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप बौखला जाएंगे। लेकिन रियलिटी में आंसर यही होगा। एनसीएफ ये नहीं कहती है कि बच्चे को आप दंड दीजिएगा, इसलिए ना तो बाहर निकालेंगे, ना चुप रहने के लिए। ये भी चुप रहना, अगर आप अपनी आवाज़ के बल पर किसी बच्चे को चुप कर रहे हैं तो वो भी एक दंड माना जाता है। इसलिए आप याद रखो हमेशा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में सही करना है तो बच्चे को भैया कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा सर्वोपरि है। यानी आप उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनेंगे, साथ ही साथ उसको सुझाव देंगे, समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। शैक्षिक विभिन्नता समझ रहे ना, जो हमारे डिफरेंसेस हैं एजुकेशनल सिस्टम में, वहाँ पर व्यक्तिगत अगर आता है तो वहाँ क्या होगा। तो मैंने कहा दोस्त, अगर ये क्वेश्चन एनवायरनमेंट में मिले आपको, ये क्वेश्चन हिंदी में आपको मिले, ये क्वेश्चन CDP यानी मनोविज्ञान में मिले, चाहे गणित में मिले, कहीं भी मिल जाए, तो आंसर दोस्त कभी नहीं बदलेगा। क्वेश्चन बदल जाए, वंशानुक्रम और वातावरण वाला ऑप्शन हमेशा लगाना। ये दोस्त आपके में चैप्टर है, यानी हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। याद रखिएगा, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत ट्रेंडिंग है और कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ क्वेश्चन है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहा है दोस्त यहाँ पर कि कोई भी क्लासरूम में टीचर है और जैसे ही उसने जो है इंटर किया क्लासरूम में, बच्चे बैठे हुए, 50 बच्चे अगर बैठे हुए हैं, तो उसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, तो वो यार यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का परीक्षण कर रहा है। आंसर ऑप्शन ए जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न पूछने का मतलब है कि जैसे अगर कह दिया जाए कि रेलगाड़ी किस रंग को देखकर रुक जाती है, तो बोलेगा सर, कोई बच्चा बोलेगा सर लाल, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये पूरी तरीके से हर बच्चा यही कहेगा। ठीक है, बोले कि बिहार की राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो एक ही डायरेक्ट जो है आंसर आएगा, ये मौखिक है, इनमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। ये भी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए, याद रखिए चैप्टर है
और ये चैप्टर दोस्त आपको पहचानना है कि अगर एक परिस्थिति का ज्ञान है और दूसरी परिस्थिति में आप लगा देते हो, यानी अगर आपको पंखा सही करना आता है, आपको केवल पंखा सही करना आता है, तो आप कूलर भी सही कर ले रहे हैं। अगर आपको छोटे वाले कूलर सही करने आ रहे हैं तो आप एसी सही कर ले रहे हैं। मतलब क्या है कि आप जो है ना अपना पहले का ज्ञान दूसरी परिस्थिति में लगा रहे हैं। आप मोटरसाइकिल चलाना सीख गए हैं, किससे? आपको पहले साइकिल चलाना आता था, साइकिल का ज्ञान आपने मोटरसाइकिल में लगा दिया। तो ये क्या होता है? सीखने का स्थानांतरण या सीखने का अंतरण। दोस्त यहाँ पर आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब भी चीज़ की, यानी क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी चीज़ का ज्ञान आप दूसरे में लगा देते हो, ठीक है ना, तो दोस्त वहाँ पर स्थानांतरण ऑप्शन हो जाएगा। और सीखने का स्थानांतरण एक चैप्टर है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से होता है द्विपार्श्विक स्थानांतरण, पार्श्विक स्थानांतरण, है ना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की है? तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश जो है क्या नई शिक्षा नीति के द्वारा हुआ है, या कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति के द्वारा, या यशपाल? जी नहीं, यशपाल नहीं, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। नई शिक्षा नीति के द्वारा किया गया है, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है दोस्त सीखना कहलाता है, यानी आंसर थर्ड जाएगा। क्योंकि लर्निंग ही क्या है? लर्निंग को ही अधिगम कहा जाता है, सीखना कहा जाता है। और परिवर्तन दोस्त जो होता है वही हमारा लर्निंग होता है, सीखना होता है। याद रखिएगा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो भी सीखना, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन तो भी क्या है? सीखना। परिवर्तन होना चाहिए, वो कैसा परिवर्तन होगा? स्थायी वाला। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। अपना स्कोर हमें बताएं। हमने बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस को बहुत सिंपल भी रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है, हर बच्चा जानता है। यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए रखे जाते हैं कि आपका जो लेवल है वो बना रहे, बरकरार रहे और आप मायूस भी ना हो। चलिए अंतर्दृष्टि की बात करें। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी आप समझ रहे हो? इनसाइट थ्योरी जो है एक सिद्धांत दिया गया है, रिलेट करेगा कोहलर से। किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। किस पर किया गया है प्रयोग? तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ? 4 के साथ चला जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग किया है, चिंपैंजी पर प्रयोग किया है। और चिंपैंजी तो ऑप्शन में है ही नहीं, चिंपैंजी सुल्तान था, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषता होती है? प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? अध्ययन में अरुचि लेता है क्या? सेवा भाव करता है? मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है? या पर्यटन में रुचि? तो मैं कह सकता हूँ दोस्त यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता ही प्रतिभाशाली बालक की एक विशेषता है। 140 प्लस टर्मेन कहते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चा होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत के संविधान में किस धारा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क यानी फ्री कर दिया गया है, अनिवार्य बनाने का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धारा ऐसी है, कौन सा एक्ट बता रहा है कि ऐसी शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन को फ्री किया गया है, अनिवार्य किया गया है? तो वो धारा है दोस्त यहाँ पर 45। कौन सी है? ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? स्मृति बोले तो मेमोरी। मेमोरी दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करें, जो मेमोरी होती है वो आपकी स्मृति कहलाती है। जब चीज़ों को आप भूल जाते हो तो वो आप विस्मृति कहते हो उसको। चीज़ों को आप अगर भूल जाते हो तो विस्मृति कहलाती है। यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा? बी के साथ। देखिए, प्रत्यावाहन विधि होता है, पहचान विधि होता है, पुनः सीखना विधि होता है, ये स्मृति के मापन के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन तार्किक विधि जो है स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं। ठीक है, आंसर जाएगा 2 के साथ। क्वेश्चन 13 बहुत बार आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT बोले तो हिंदी में देखिएगा 3 तरीके से पूछेगा, या तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण पूछ लेगा, या केवल TAT पूछ लेगा कि TAT के जनक कौन है। अच्छा, ये TAT है क्या? TAT दोस्तों एक विधि है जो पर्सनालिटी टेस्ट विधि कहलाती है, व्यक्तित्व परीक्षण विधि है। ठीक है, चैप्टर है ना व्यक्तित्व वाला। दोस्त यहाँ पर पूछता है कि ये TAT का फुल फॉर्म क्या है? तो TAT का फुल फॉर्म है हिंदी में प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इंग्लिश में है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। किसने किया? मरे ने किया। मरे अगर ऑप्शन में नहीं है तो दोनों लोगों को याद रखिए, मुर्रे बा मॉर्गन।
मुर्रे व मार्गन या मरे व मार्गन, ये दोनों चीज़ें एक ही है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, या तो मरे मिलेगा या तो मुर्रे मिलेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 लगाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? बालक कुंठित कब हो जाता है, बताइए, जवाब दीजिएगा। तो दोस्त यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा 14 नंबर का, चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप जो उसकी व्यक्तिगत कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से अपना रिजल्ट 100% नहीं दे रहा है और मायूस हो रहा है। यानी वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, जितना हम डाल रहे हैं उतना निकल नहीं रहा। तो मतलब हम कह रहे हैं कि ऑप्शन जाएगा ए के साथ, जितना वो उम्मीद करता है और उम्मीद से आधा भी नहीं उससे प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन जाएगा भैया ए के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बहुत तेजी से करिएगा आंसर, समय कम है हमारे पास और आपके पास भी समय कम है, बहुत ध्यान से। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? चैनल को सब्सक्राइब करें अन्यथा बिल्कुल ना करें। हम आपकी वैकेंसी को ब्रेक करने के लिए बैठे हुए हैं और याद रखिएगा मेरा मोटिव सब्सक्रिप्शंस नहीं है। हम बच्चों से परमानेंटली ये नहीं कहेंगे कि सर सब्सक्राइब करें या ना करें। हमें ये पता है कि बच्चों को अगर क्लास चाहिए होगी, राष्ट्र हित में फ्री चाहिए होगी, क्योंकि हमने एक वैकेंसी पर ही फोकस किया है, टीचर बनाते हैं और सालों रिज़ल्ट हमेशा आपको दिखाते हैं टेलीग्राम पर, क्लियर है। यहाँ से हमेशा रिज़ल्ट आपको मिलते हैं 90% और अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, यहाँ पर हर बच्चा बेहतरीन तरीके से तैयारी करेगा तो क्रैक कर जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व तो नहीं है? तो वो है प्रकृतिवाद। बाधक कौन से हैं? भाषावाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान कौन सा होगा? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? विषय केंद्रित शिक्षा की बात करें, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा, तो आंसर जाएगा भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। यही दोस्त बेहतरीन है, क्योंकि जब भी ऑप्शंस में आपको कभी भी मिल जाए बाल केंद्रित शिक्षा, तुरंत ठोक डालिएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान, पाठ प्रस्तावना यानी स्टार्टिंग का, ये सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो दोस्त यहाँ पर आंसर चला जाएगा 17 का सेकंड के साथ, तत्परता का नियम, ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? कौन सा एक ऐसा परीक्षण है जिसमें हम कहते हैं ना पूरी तरीके से विश्वसनीयता बनी रहे, विश्वास बना रहे, ऐसा कौन सा परीक्षण है? ऐसा कौन सा परीक्षण का मतलब टेस्ट, परीक्षण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट कहते हैं। निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, संक्षिप्त प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता होती है, ऑप्शन सी जाएगा। क्योंकि अगर ऑप्शन में कोई भी, जैसे इसी इन 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन टिक किया आपने और OMR सीट आपकी मशीन में गई, तुरंत बाहर आई, या उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बोले लखनऊ, तो सभी बच्चे लखनऊ ही मारेंगे। कोई ये नहीं कहेगा सर इलाहाबाद है, कोई नहीं कहेगा कानपुर है, कोई नहीं कहेगा मथुरा है, कोई नहीं कहेगा बनारस है, कोई नहीं कहेगा बांदा है, बस्ती है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं कि अगर बिहार की पूछी जाए, राजस्थान की पूछी जाए, मध्य प्रदेश की पूछी जाए, तो वो एक ही आंसर आएगा, एक ही OMR में एक ही गोला माना जाएगा। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार, जो परिवार है वो दोस्त अनौपचारिक साधन है। जो स्कूल है वो दोस्त क्या है? स्कूल औपचारिक। कल को यहाँ स्कूल मिल सकता है देखने को, आज परिवार मिला है तो अनौपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक वो है जहाँ पर आप जिंदगी भर सीखते रहो, औपचारिक वो है जहाँ पर आप लिमिट टाइम तक सीखते रहो समय के अंदर। तो स्कूल आप एक लिमिट समय तक ही तो जाते हो, जिंदगी पर थोड़ी ना जाते हो। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? आपने देखे नहीं होंगे आजकल इग्नू विश्वविद्यालय, आपने नाम सुना होगा। इस तरीके के जो विश्वविद्यालय ना, ये दोस्त कहाँ पर स्टार्ट हुए? इंग्लैंड में स्टार्ट हुए। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बच्चों का गलत हुआ होगा, मुझे पता है 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, तो यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लैंड में हुआ, सन पूछे तो 1970 में। कहाँ हुआ, कब हुआ, दोनों याद रखो। 21 क्वेश्चन और करेंगे, फिर चलेंगे एनवायरनमेंट पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में था क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये था कि जो शिक्षा की नवीन पद्धतियां हैं उनका यूज किया जाए। और वो कौन सी शिक्षा में? वो हमेशा याद रखो प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन में चाक, डस्टर, बोर्ड है ना, मानचित्र है ना, ये सारी चीज़ें, रजिस्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बच्चों को
पढ़ाई जाने वाली सामग्री है वो सारी चीज़ें दोस्त इसमें शामिल थीं, यहाँ तक कि शौचालय तक। क्वेश्चन नंबर पहला आते हैं, और ये दोस्त एनवायरनमेंट शुरू हो गया है। ईवीएस आप देख रहे हैं, ईवीएस देख रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। और जो बच्चे छोड़ रहे हैं वीडियो को, उनसे बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे फेफड़ों में कोई मशीन नहीं लगी है कि मैं चिल्लाता रहूं और आप वीडियो एंजॉय ही ना करें। अगर आपको एंजॉय नहीं करना है तो वीडियो में कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं देख सकता या नहीं देख सकती। इसलिए 4 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो फिर भैया बेकार है पढ़ाना और आपका पढ़ना। पहला क्वेश्चन ईवीएस का, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा, एक अच्छे परीक्षण की उत्तीर्ण करना विशेषता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे से ये नहीं आप कह सकते कि आपको पास ही होना, अगर पास नहीं हुए तो भैया जान ले लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं उत्तीर्ण करना नेगेटिव माना जाता है। बच्चा गलतियां करता है तो सुधार करने का दायित्व तो आपके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेकंड, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अगर रटना नहीं है बच्चों को तो हम ये कहेंगे कि बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीजिए भैया। अब दीर्घ उत्तरी, निबंधात्मक, लघु उत्तरी पूछेंगे तो उसमें लाइन तो बच्चा रटेगा। अब अगर वस्तुनिष्ठ पूछोगे तो उससे बोलोगे कि ये बताओ भैया, जो ऊंटों का शहर है किसे कहा जाता है? तुरंत बता देगा। भारत में शांति घाटी कहाँ है? बोलेगा केरल। भारत में मानसून कहाँ से आता है? बोला केरल। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? बोला केरल। सबसे छोटा राज्य कौन सा है जनसंख्या में? बोले गोवा। तो मैं कह सकता हूँ क्या गोवा है? अरे भाई गोवा जनसंख्या में नहीं है, गोवा है क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सिक्किम जाएगा क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। यही तो बच्चों का यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग हाँ हाँ करते रहते हो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं इस पर भी ध्यान देना। तो मतलब ये है, कुल मिलाकर कहा जाए कि एक क्वेश्चन तो तुरंत आंसर ऑप्शन जाएगा वी के साथ। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर, पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है? पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु, यानी पौधों के विभिन्न भाग। अब जैसे आप एक टीचर हो, ये टीचर है, कोई बच्चा किसी बच्चे को आपको पढ़ाना है, एक क्लास में पढ़ाना है, और ये एक पौधा है। कोई टीचर जो है इस पौधे के बारे में बताने की कोशिश करता है कि ये भाई स्टेम है, इसमें जो है इस तरीके की पत्तियां जो है लगती हैं, ठीक है ना, किस तरीके के इसमें जो है फूल आते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से फूल आते हैं, और इसकी जड़ कहाँ पर होती हैं, कितनी लंबी जड़ें जाती हैं, कितने दिनों में फूल आते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि पौधों के बारे में बता रहा है शिक्षक, और वो क्या करेगा? पाठ्य पुस्तक देखेगा, श्यामपट्ट, पौधों का अवलोकन, पौधों का चित्र। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे बेस्ट है अवलोकन कर लो पौधों का, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। लड़के लड़कियां की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये तो क्वेश्चन भाई मैंने बहुत कराया आपको, लेकिन आज फिर से जवाब चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैथ में भी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम पूछा गया। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो आंसर क्या होगा? तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये चैप्टर है दोस्त आपका। याद रखिएगा कि यह आप बिल्कुल ना माने कि बॉयज़ गर्ल्स में गर्ल्स ज़्यादा होशियार हैं, बॉयज़ कम है, या बॉयज़ ज़्यादा होशियार है, गर्ल्स कम। ये क्या है? समाज में लिंग की तरफ भेदभाव की बात कर रहा है। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि क्या लड़के लड़कियों से बुद्धिमान होते हैं, क्या लड़कियां लड़कों से मैथ में कमज़ोर होती हैं? ऐसा नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी समान है, सभी सामाजिक दृष्टि से इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान होता है। पर्यावरण जागरूकता का शुद्ध ज्ञान कहाँ से होता है? शैक्षिक पर्यटन से होता है। जब बच्चों को आप किसी प्लेस पर ले जाते हो तो उससे होता है। आंसर जाएगा थर्ड के साथ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वन वाला राज्य कौन सा कहलाता है? मध्य प्रदेश को वन, यानी हम कह सकते हैं फॉरेस्ट वाला सबसे ज़्यादा कहा जाता है। और वन कितने % होने चाहिए? 33% होने चाहिए। और वन अभी भारत में है कितने? 22 से लेकर 24% भारत में वनों का यहाँ पर क्षेत्र है। अधिकांशतः वन का मालिक जो होता है वो होता है स्टेट होता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आपसे कूट वाला लेता हूँ मैं। 7 नंबर कूट वाला लेता हूँ कि सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य के विषय में कौन सा कथन सत्य है? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, बिल्कुल सही बात है। ये तारा है, सूर्य एक तारा है, सबसे पहली बात तो याद रखो, ठीक है। इसके धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। यह पश्चिम से पूर्व, जी नहीं, ये आपका गलत पॉइंट है। तो मैं आंसर किसकी तरफ ऑप्शन जाऊंगा? ए की तरफ जाऊंगा। क्या आंसर ए हो जाएगा? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8
देखिए सूर्य थोड़ी ना उल्टा यार, सूर्य सूर्य कहाँ से चक्कर लगा लेगा। अरे भाई बच्चे कह रहे होंगे कि सर ऑप्शन नंबर ये क्यों नहीं होगा। अरे भाई सूर्य तो स्थिर रहता है, सूर्य कभी चक्कर लगाता है क्या? दिमाग ठीक है आप लोगों का? अरे भाई सूर्य हमेशा स्थिर रहता, पृथ्वी चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व। सूर्य कहाँ से चक्कर, हमें तो क्वेश्चन में लिखा है सूर्य, भाई सूर्य के विषय में बताना है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी क्यों लगा रहे हो? ऑप्शन अगर डी लगा दोगे तो यहाँ से आप ले लोगे, या तो यहाँ से ले लोगे, या तो यहाँ से ले लोगे। तो भैया सूर्य अपनी जगह पर स्थिर होता है। आपने देखा नहीं, जब चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य जो होता है वो हमेशा अपना जो है केंद्र में स्थित यहाँ पर ही स्थिति होता है। ये हमेशा अर्थ और मून की स्थिति बदलती रहती है, मून अर्थ यहाँ पर बदलता रहता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो भैया होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन होता है जब अणु टूटते हैं, और संलयन होता है जब अणु मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोपान कृषि कहाँ पर की जाती है? सोपान कृषि जो होती है ना दोस्त, वो होती है पहाड़ी के ढलान पर। पहाड़ी के ढलान पर होती है सोपान कृषि, है ना। तो यहाँ पर आप चला जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ? थर्ड के साथ। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा ऐसा है वो नेचुरल सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ है? चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि समय देख लो और क्वेश्चंस की रफ्तार देख लो दोस्त। और यहाँ पर मेरे पास भी समय कम होता है, और बेहतरीन नॉलेज के साथ कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज, एक बेस्ट अप्रोच के साथ हर बच्चे के लिए एक सिलेक्शन इंतजार कर रहा है। सरकारी सीट जिस दिन मिल जाए ना उस दिन मिठाई खिला देना दोस्त, और कुछ नहीं आपसे चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, और यहाँ पर आंसर चला जाएगा इमारतों के साथ, क्योंकि भूमि, ऊर्जा, जल ये सभी हैं, इमारतें तो मनुष्य बनाता है। अगला क्वेश्चन बेहतरीन लेता हूँ। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में देखिए सूर्य होता है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं। इन ग्रहों की संख्या पूछ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्त यहाँ पर कि आंसर क्या हो जाएगा? आंसर चला जाएगा सी के साथ। पहले 9 था, अभी जो है उसको हटा दिया गया है। किसको? हाँ जी, 2006 में हटा दिया गया प्लेटो को। क्वेश्चन नंबर 12, जो खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं, खगोलीय पिंड ग्रहों के चक्कर काटते हैं, तो क्या उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम दोस्त बताओ क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12। आप तो कहोगे सर इसमें तो उपग्रह होना चाहिए। अरे भाई सूर्य के चारों तरफ चक्कर अगर लगाता है तो वो उपग्रह हो जाएगा, तो आपको वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ग्रह हो जाएगा, प्लेनेट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको तो हम उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह तो भैया चंद्रमा है ना, तो क्यों दिक्कत कर रहे हो? अरे भाई पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो उल्का पिंड, क्षुद्रग्रह, बौने ग्रह तो लगा नहीं सकते। आंसर जाएगा एक के साथ। चलिए बहुत अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 13, एक कूट वाला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिएगा नीला ग्रह, लघु सौर तंत्र, लाल ग्रह और बाह्यतम ग्रह। आप सभी जानते हो कि नीला ग्रह, दो ही अगर क्वेश्चन मुझे पता है तो मैं एक इधर मिला देता हूँ और एक इधर मिला देता हूँ। अब मुझे दो ही पता है, मान लेता हूँ मैं। तो अब ये बताओ मेरे लाल, यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए के साथ 2 चला जाएगा, ए के साथ 2 चला जाएगा। एक तो यहाँ पर 2 है, यानी ए के साथ ये देखिए 2 यहाँ पर है, और ए के साथ यहाँ पर 2 है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए के साथ ये हो सकता है या ये हो सकता है। सी के साथ IV हो जाएगा, सी के साथ IV वाला तो केवल यही है। यहाँ सी के साथ 3 दिया है, तो मतलब ये आंसर गलत हो गया। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। समझ लो, यहाँ पर आंसर चला जाएगा बी के साथ। ए के साथ 2 हो गया, सी के साथ IV हो गया, बी के साथ फर्स्ट हो गया, और डी के साथ वरुण हो गया। बाह्यतम ग्रह वरुण को कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। लघु सौर तंत्र कहा जाता है, लघु का मतलब समझ रहे हो ना, सौर तंत्र, जिसका सौर तंत्र सबसे कम हो। बृहस्पति को कहा जाता है, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ग्रह ऐसा है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है? बहुत सिंपल सी बात है, बुध है। बुध, ठीक है ना, बुध है। और क्यों है? क्योंकि इसका 88 डेज ही है। सूर्य के सबसे पास में होने के कारण ये सबसे तेजी से परिक्रमा लगा लेता है, और जितना जो सबसे पास में ग्रह होगा उतनी तेजी से परिक्रमा लगा लेगा। अगर कल को पूछा जाए कितने दिनों में लगाता है, 88 डेज में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है। कौन सा ऐसा कारण नहीं है जो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं उनका रीज़न नहीं बनेगा? आंसर जाएगा 3 के साथ, भूकंप दोस्त यहाँ पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। 16 नंबर का आंसर क्या होगा? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। और दोस्त यहाँ पर क्वेश्चन बचा है 17, 18, 19, 20। 17, 18, 19, 20 बचे हैं क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा।
17 कह रहा है आपसे सबसे बाह्य आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो सबसे बाह्य आंतरिक है मंगल। बाह्य आंतरिक पूछ रहा है, बाह्य आंतरिक। देखो कुछ आंतरिक ग्रह होते हैं, कुछ बाह्य आंतरिक। मैंने सौर मंडल वाली वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। आंसर जाएगा बी के साथ। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। ग्रहों के विषय में पढ़ाते हुए जब अध्यापक ने बताया कि शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, तो बच्चों के मन में प्रश्न उठा कि बुध को जब सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक है। अध्यापक ने शुक्र के सबसे ज़्यादा गर्म होने का कारण क्यों बताया? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मैं ऑप्शन डी को भी दिखा दूं? चलो, अभी ठीक है, बताओ। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर अगर बात करें, जो शुक्र है ना, वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह माना जाता है, जबकि बुध होना चाहिए, क्योंकि बुध तो पास में है। बुध तो सबसे पास में, अभी मैंने बताया। फिर भी नहीं है बुध सबसे गर्म। शुक्र के पास में बुध है, फिर भी नहीं है। शुक्र को क्यों माना जाता है? शुक्र को दोस्त इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और CO2 की जहाँ पर ज़्यादा मात्रा होगी, तो वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। 19 नंबर। एक बार वीडियो को बहुत ईमानदारी से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ क्विज के लिए, PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। GURUJI स्पेस WORLD है, WORD नहीं है, WORLD, या डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है दोस्त यहाँ पर बहुअनुशासनिक। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए। बताइएगा, जवाब दीजिएगा, और इस क्वेश्चन का होमवर्क वही लोग देंगे जिन्होंने 100% वीडियो देखी होगी। सिंपल सी बात है, 20-20 40 क्वेश्चन कितने मिनट के अंदर आप देख सकते हो। 40 क्वेश्चन का रिकॉर्ड किया गया है 25 से 26 मिनट के अंदर। आप याद रखो, और पूरी डिटेल के साथ, एक से एक बेहतर डिटेल के साथ 25 मिनट के अंदर अपन ने 40 क्वेश्चन किए हैं। ये भी बात ध्यान से रखना, 25 मिनट के अंदर अपन ने 40 क्वेश्चन किए हैं। टाइम याद रखो 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट। फिर ये मत कहना मेरे लाल कि सर क्लास को धीमा करा रहे हैं। पूरी डिटेल भी है, टाइम है सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल, इंकलाब जिंदाबाद। फिर से कहूँगा सारे बच्चों से, जितने बच्चे देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि अपने दोस्त यारों को बताइए गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती हैं, जो आपकी वैकेंसीज पर ही फोकस करता है बिना किसी चार्जेस के। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड।